80 बरस का भारत 2047 में कैसा होगा, आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसमें जिम्मेदारियां हर किसी की हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी जिम्मेदारी, आज इसी को लेकर चर्चा होगी। इस बीच निगाहें 2047 की तरफ हैं, यानी कि 20 साल बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा। जब 100 बरस का होगा सपनों का भारत, सड़क से एआई तक कहां पहुंचेगा हिंदुस्तान। क्या 30 ट्रिलियन हो जाएगी अर्थव्यवस्था। आखिर किसानों को उम्मीदें क्या हैं। आज का जेनजी तब किस रोल में होगा। तो इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से देश के बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और अब हमारा हिंदुस्तान 80 बरस का हो गया है। इस बार की थीम है विकसित भारत एट 2047 और जिसके लिए युवा शक्ति ये थीम रखी गई है। इस समारोह में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की झलक है। साथ ही उपलब्धियों पर युवाओं का सम्मान भी होगा। इस बीच देश की निगाहें मिशन 2047 पर हैं। दरअसल 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य और सपना 2047 में 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भारी उछाल की उम्मीदें हैं। टेक्नोलॉजी बदलाव, ग्रीन एनर्जी पर भी 2047 तक काफी जोर होगा। सेमीकंडक्टर, एआई हब बन रहे हैं। वहीं उम्मीदें यह भी हैं कि जल्दी ही इसरो का अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन भी हो। गांव-गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे। रक्षा आयात शून्य करने की कोशिश हो रही है और भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की भी प्रयास लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ गरीबी पर लगातार प्रहार हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कई बार मिशन 2047 का संकल्प दोहरा चुके हैं। नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है। ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना। ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की भारत पर एक रिपोर्ट ने भी काफी चर्चा बटोरी, जो कि मिशन 2047 को लेकर तैयार की गई है। इसके मुताबिक 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन होने का अनुमान है। $26 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 350 लाख करोड़ रुपए के करीब है। साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो 2047 तक 13.5 लाख रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है, जबकि अभी भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2.25 लाख रुपए है। और इसके अलावा 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि 2030 में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत का नंबर हो सकता है। सरकार की कोशिश भी इस ओर है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कई बार भारत की अर्थव्यवस्था के $30 ट्रिलियन के पास पहुंचने का अनुमान और उम्मीद जता चुके हैं। उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी
2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे, तब ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है। तो 2047 का विकसित भारत बनाने में जेनजी का बहुत अहम रोल होगा और उनके भी अपने विचार हैं, अपने सपने हैं। तो जयपुर में ऐसे ही कुछ युवाओं से मेरी सहयोगी रिदम ने बातचीत की है। 2047 में मैं भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाह रही हूँ, जहाँ पे भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में एक्सेट्रा, एंड हमारे सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल रही है। तो अभी आपको 2047 में एक ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जहाँ पर हर एक यूथ में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल उनकी स्ट्रेंथ्स दिखाने का तरीका और रिसोर्सेज सब कुछ मिले। मेरा विजन 2047 के भारत के लिए है कि जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी है वो भारत के मेन पिलर्स हो। हर सिटीज़न को, हर स्टूडेंट को ये राइट होना चाहिए एजुकेशन का। कोई भी रूरल, चाहे वो किसी भी सिटी में हो, कोई भी रूरल एरियाज़ में हो, सब में। और इनोवेशन और एआई के हम बढ़ते यूज़ को देख ही रहे हैं, तो उसे हम बता सकते हैं कि वो स्टडीज़ को कैसे और इफेक्टिव बना सकता है। बट ये भी होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से एआई पे डिपेंडेंट ना हो। बच्चों में क्रिएटिविटी, स्किल्स, ये सब कुछ आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर माय इंडिया। आई थिंक मैं कैंपेन करना चाहूँगी जिसमें मैं एक्चुअली एंशिएंट टेक्स्ट का क्या मीनिंग था, क्या हमारी संस्कृति कैसे मॉडर्न थी। हमें लगता था कि वेस्टर्न मतलब मॉडर्न और इंडियन मतलब बैकवर्ड्स, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। तो कैसे एंशिएंट इंडियन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और मॉडर्न साइंस थी, वो कैसे था, मैं वो सब लोगों के एड्रेस में लाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि भारत बहुत ही डेवलप हो, जो कि अदर कंट्रीज़ बाकी अभी कर रही है। तो डेफिनेटली 25 ईयर्स पीछे भारत अभी, बट हम लोग सब मिलके और ऐसे मेंटर रहेंगे तो डेफिनेटली भारत बहुत ही आगे जाएगा। और जैसे चाइना हर चीज़ में एक्सपोर्ट करता है, जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है वहीं से आपको दिखेंगे, तो ऐसा भारत उनसे भी ज़्यादा आगे जाके डेवलप करे अपने कंट्री को, लोग यहाँ के। ये मैं चाहती हूँ आगे के। हम जब से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा उद्योग चमड़े का उद्योग था, जिसको व्यापार को आगे लाने के लिए मैंने अपने फैमिली बिजनेस को, मैं यहाँ कम से कम, मुझे आज मेरी उम्र हो गई है 53 साल, 53 साल से उस बिज़नेस में हूँ। तो यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं लोकल, लेकिन लोकल में इतना क्वांटिटी जो बनना चाहिए, और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं, वो मैं उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी को, चप्पल से, सैंडल्स के और बेलीस को, मैं विश्व में जो भारत के जो लोगों के कदमों में रहती है, मैं उसे सुंदर बना के कि अब एक भारत में, भारत का नाम हो कि हम इस, जिसे कहते हैं हम पद में रहना, मोदी जी का जैसे सपना है कि आत्मनिर्भर बनो। तो चले, किस तरह का भारत होना चाहिए? भारतवासियों की अलग अलग उम्मीदें हैं, जेनजी की अलग उम्मीदें हैं, महिलाओं की अलग उम्मीदें हैं, किसानों की अलग उम्मीदें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर SP शर्मा हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, एसोसिएशन ऑथर ऑफ इंडिया एट 2047। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रतीक भारद्वाज हैं, RJ हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और प्रोफेसर धीरेज कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरुआत डॉक्टर SP शर्मा आप ही से करना चाहूँगी, क्योंकि किताब भी है आपकी, इंडिया 2047। कहाँ आज भारत खड़ा है? विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का हमने रखा है, जब भारत 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे। कितनी दूर हैं हम विकसित भारत के उस लक्ष्य से? और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि कैसा विकसित भारत होगा 2047 में, क्या संभावनाएं होंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कहां पर अभी हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी मात्र हमारे पास 20-21 साल ही हैं अपने विकसित भारत की जो हमारा सपना है उसको अचीव करने के लिए। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेरी एक बुक है जो 2025 में लॉन्च हुई है, इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल। तो उसी में मैंने बहुत सारी ऐसी संभावनाएं, ऐसी चर्चाएं की हैं, जिसके ऊपर मैंने जो भी पॉलिसी एनवायरनमेंट रहा है पिछले
75-80 सालों में सबका वर्णन किया है, कैसे हम आगे बढ़े हैं, कैसे हमने रिफॉर्म्स की, कैसे हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बने और कैसे हम उस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। जो हम पहले बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो कर रहे थे 1960s में, 70s में, 80s में, कैसे फिर हमने एक स्टेडी जो रुख था वो अख्तियार किया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, और कैसे फिर हमने 2021 में 21st सेंचुरी में कैसे हमने ब्रेक थ्रू ली, जब हम 21वीं सदी में एंटर किए तो हमारा ग्रोथ रेट कैसे सुदृढ़ हुआ और हम कैसे फास्ट टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और अभी हम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अलावा हम बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी भी है। हमारा जो रेजिलियंस है वो बहुत ही सराहनीय है। आपने देखा होगा, शायद मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में जो पोस्ट कोविड ईयर्स कहा जाता है जिनको, उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे इवेंट हुए हैं, ऐसी संभावनाएं हुई हैं या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध से लेके अभी जो ईरान और यूएसए में युद्ध चल रहा है उसके तक, बीच में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं, ऐसी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, ट्रबुलेंसेस आई हैं, जिनमें भारत ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और भारत का जो ग्रोथ रेट है पिछले 5 वर्षों में 7.5% का है ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम 9.7% पे ग्रो किए इमीडिएटली आफ्टर द कोरोना, और अभी हम लास्ट ईयर भी 7.7% पे ग्रो किए हैं। तो कुल मिला के जो एवरेज है वो 7.5% से भी ऊपर बनता है। और जो विकसित भारत की संभावनाएं हैं, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भारत का जो अनुमान है, जो उसके जीडीपी का अनुमान है, वो लगभग कोई $30 ट्रिलियन का है, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने $26 ट्रिलियन का अनुमान दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अनुमान जो है वो $26 ट्रिलियन से लेके लगभग कोई $45 ट्रिलियन तक के, और अगर हम इनके मीडियन में जाएंगे तो लगभग कोई $30 ट्रिलियन का हमारे पास एक मीडियन जो 30 से 35 तक का निकल के आता है। और जहां तक हमारी संस्था का एसोचैम का विचार है वो $35 ट्रिलियन का है। 2047 तक के हम $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और मैंने जो अपनी किताब में वर्णन किया है, जो मेरी किताब 2025 में रिलीज हुई, इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, उसमें मैंने $34 ट्रिलियन का एस्टिमेट जो है अपनी किताब में दिया है। और उसके अलावा मैंने बताया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, जो अभी लगभग कोई 863 बिलियन डॉलर है, जो लास्ट ईयर का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ, और उसमें मैंने बताया है कि लगभग हमारा एक्सपोर्ट कोई 10 ट्रिलियन को जाके टच करेगा 2047 में। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी वो लगभग कोई 20 से 21 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति हो सकती है। और जो एग्रीकल्चर का शेयर होगा उस टाइम पे जीडीपी में, वो लगभग कोई 12-13% होगा, और जो कि अभी लगभग कोई 18-19% है ऑन एन एवरेज। और जो हमारा इंडस्ट्री का शेयर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। उस टाइम पे हम लगभग कोई 35% का इंडस्ट्री का शेयर जाके देख सकते हैं 2047 तक, जो लगभग अभी कुल मिला के 24-25% है, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग मात्र 16% है जी। तो कुल मिला के जो मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने उसमें अपने विषयों का जो निर्णय किया है, जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरी कल्पनाएं हैं उस रिपोर्ट में, वो सब पीछे के जो पॉलिसीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से लेके जो भी इकोनॉमी का चलन रहा, उसके बाद जो भी रिसेंटली जो पिछले 10-12 वर्षों में रिफॉर्म्स हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया टू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम एंड ज्ञान एंड आत्मनिर्भर भारत, ये सब जो पॉलिसीज हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो हमारे न्यू इकोनॉमिक एरियाज हैं, जैसे कि AI और जो दूसरा हमारा जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी भरपूर एनालिसिस किया गया। चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी मौजूद है। आपसे सर ये जानना चाहूंगी, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हम काफी हद तक दूसरे मुल्कों पर डिपेंड थे। रूस एक बहुत अच्छा साझेदार, एक अच्छा पार्टनर बन के भारत के साथ खड़ा हुआ, जहां से भारत ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे साधा। और आज की तारीख में भारत एक ऐसा देश बन गया है जो दूसरे देशों को अपने हथियार बेच रहा है। दूसरे देश अब हम पे डिपेंड हो रहे हैं।
अब लक्ष्य है शून्य रक्षा आयात का और 2047 तक। अभी कहां खड़े हैं, कहां तक जाना है हमें? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक चुनौती है, ये इतना सहज नहीं है क्योंकि इतने सारे जो हैं इम्पेडिमेंट्स हैं हमारे रास्ते में, क्योंकि भारत एक विकसित देश है और अब धीरे धीरे शनय वो विकास की तरफ बढ़ रहा है और अब ठोस कदम उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप हम उन स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से कि हम वो हासिल कर सकते हैं जो कि एक समय असंभव लगता था। कभी हम निर्यात करने में तो बिल्कुल शून्य थे और आयात करते थे रक्षा मामलों की, जहां तक बात कर रहा हूं, और हम सर्वोपरि हुआ करते, सबसे ऊपर हुआ करते थे। आज स्थिति आपने जैसा कि उल्लेख किया, 80 से अधिक देशों को हम जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है किसी के लिए भी। और मजेदार चीज ये है कि ये इतना सहज नहीं था, इसको बनाने के लिए कई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़े। और क्योंकि जरूरत होती है, जब भी आप कोई विकास की तरफ बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाहते हैं, तो उनको मार्केट चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और डिमांड और सप्लाई की जो एक व्यवस्था है, सप्लाई चेन की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं भी अगर बाधित होती है तो आपके जो प्लान होता है वो पूरे धराशायी होते हैं। आज जब हम आयात, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2047 तक हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो लगभग शून्य के स्तर पर होगी। हम वही चीजें आयात करेंगे जो भारत में उपलब्ध नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त में जब विकसित भारत का सपना लोग के दिलों में सजाया, तो उसमें ये कहा कि अगर कोई देश दूसरों पर निर्भर है, यानी कि वो स्वतंत्रता की जो उसकी जो ऊंचाई है वो सीमित है, यानी कि स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह है, खुद पर निर्भर होना ही होगा। और उसका उदाहरण है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और यूक्रेन, जो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों की अगर सहायता ना मिले तो एक कदम वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वावलंबी होना जरूरी होगा, और ये जरूरी है कि हम अपने निर्यात को समाप्त करें, तो तभी संभव है जब हम खुद आत्मनिर्भर हों। ऐसी दशा में हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को जो एंट्री दी है, उसके बाद जो है बहुत तेजी से इस दिशा में जो है प्रगति हुई है। और देखा यह जा रहा है कि हमारे सोलर डीपीएसयू के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, लगभग 44% के आसपास जो है उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन में योगदान दिया है, एक खुली नीति का। और यहाँ तक कि उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर, जो न्यूक्लियर हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं और न्यूक्लियर वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है, उसके अंदर भी उनका जो है उनके लिए जो ओपनिंग दी जा रही है। तो ये बताता है कि एक खुली नीति क्यों, क्या जो यूनिफॉर्म में क्या क्या वही देशभक्त हैं? वो हर व्यक्ति देशभक्त है जो भारत के लिए के विकास को सपना सोचता है और विकास भारत के लिए सांस लेता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का योगदान बहुत जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के बारे में मैं बता दूं कि जो हम 4 जनरेशन और 4.5 जनरेशन पर निर्भर हैं आज, और 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं, ये सब के सब रिटायर हो चुके होंगे उस समय तक, और हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर पाएंगे। और जो अभी वर्तमान में चुनौती हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन में और अभी हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि ड्रोन जो है अनमैन प्लेटफॉर्म से कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, पूरा उन्होंने युद्ध रणनीति को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में हमें वो सब हासिल करना होगा जो हम खुद पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे की सहायता लेंगे, अगर दूसरों के रिसोर्सेज लेंगे, तो जो हमारी जो एक सिक्योरिटी है वो एस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब जहां तक बात रही कि स्वावलंबन की, तो हम जब स्वावलंबित होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, तो हम एक नई चीज बना सकते हैं जो कि इंडिजिनियस के साथ साथ दुश्मन को चौकन्ना करने में, उसको सरप्राइज देने के काम में आ सकती है। जो सरप्राइज और कंसीलमेंट बहुत जबरदस्त दो बहुत महत्वपूर्ण हथियार हैं जो हर युद्ध में इन्होंने सफलता हासिल की है। तो हमें देखना होगा किस प्रकार से टेक्निकल एसिमेट्री को हम अपने पक्ष में लेते हुए और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और हमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज का जो वॉर है वो अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, ये एल्गोरिथम और फ्यूचर वॉरफेयर के ऊपर जो है अनमैन प्लेटफॉर्म्स का है। हमें जहां पर अपने साइबर सिक्योरिटी का एस्पेक्ट को देखना होगा, और साथ में हमें एआई का भरपूर प्रयोग करना होगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, डिसीजन मेकिंग में और टारगेटिंग में। जो हमने देखा कि इजराइल ने किस प्रकार से टारगेटिंग में इसका प्रयोग किया, ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट किए, वो आई के बदौलत किए। तो ऐसे मामलों में निश्चित रूप से जो है हमें उन सभी को करना होगा। और अंतिम महत्वपूर्ण युक्ति जो साहब कहा कि हमारा थीम है युवा शक्ति, तो
युवा को इस क्षेत्र से जोड़ना ताकि एआई में डेवलपमेंट हो सके, उनको उस वो माहौल देना कि वो सीख सकें और भारत के उन्नति के विकास की यात्रा में सहयोगी बन सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को साथ लेकर चलना। जेनजी का जिक्र हम आगे करेंगे। प्रतीक, आपके पास लौटूंगी, उससे पहले एक बार प्रोफेसर धीरेश आपको इंक्लूड करूंगी। हमारे दोनों पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी, क्योंकि जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, आज हम 2026 में है, 20 साल हमें और आगे जाना है। लक्ष्य हमने 2047 का रखा है जब हम विकसित भारत बनेंगे। लेकिन आज भी कुछ बेसिक चीज़ें जो कमी हमें नज़र आती है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी युवा बेरोजगार है, प्रोटेस्ट हर जगह पर होते हैं। कितना बड़ा रोड़ा ये अटकाते हैं विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में? और इसके अलावा अगर और भी पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस जो हैं, मैं चाहूंगी उस पर भी जरा फोकस कीजिए प्रोफेसर धीरेश। और चूंकि बहुत व्यापक विषय पे आपने चर्चा रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया की प्रतिष्ठित जो जानी मानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ की बात कर लूँ, तो वो भी लगभग $30 बिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, वो लगभग $55 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं 2047 तक। यानी कि किसी को संदेह नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर जाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके की गति से हम चल रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है कि 7% से 8% की हमें जो ग्रोथ रेट है इसको बना के रखना है। जैसा कि डॉक्टर साहब शर्मा ने कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे आंकड़े भी हैं। अगर मैं थोड़े से आंकड़ों के आधार पर बात करूं, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि जेनजीज और युवा शक्ति, जैसा हमारा इस बार थीम भी है युवा शक्ति का, तो मैं ये मानता हूं कि युवा शक्ति देश के लिए बिल्कुल निर्धारित रूप से एक प्रोडक्शन फंक्शन में रोल अदा करती है। वो लेबर है और लेबर के रूप में हम उसको देखते हैं। और लेबर मीन्स मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर, यानी कि हम दुनिया को जो है ना, पूरे वर्ल्ड को आज भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी, यानी कि पिछला भी देखें और पिछले 1947 लेके और आज तक नवजोत जी, और भविष्य में भी हम पूरी की पूरी इंजीनियरिंग से लेकर के, हम यानी कि मस्तिष्क से लेकर के और डॉक्टर्स से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेकर के और आईटी सेक्टर से लेकर के सभी दिशाओं में हमारा विकास का झंडा लहरा रहा है। यानी कि हमारा तिरंगा हर जगह पर है। अगर मैं बात करूं 2047 तक सड़कों के जो एक्सप्रेस वे, अब एक्सप्रेस वे तक के लिए प्लान करके भारत सरकार अभी तक इन्होंने रोड मैप पूरा बना लिया है। अगर हम उस विजन तक जाएंगे तो वो कहते हैं बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर। अब बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर में वो कहते हैं कि केवल हम एक्सप्रेस वे तक ही नहीं रहेंगे, हम मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाने की बात कर रहे हैं। और इससे ऊपर की बात, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो 2024-25 में गति रही 9.4% रही, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की ओर ताकत को दर्शाती है। अगर हम और उससे ऊपर बात करें विश्व स्तरीय स्तर पर, तो लॉजिस्टिक, हाई स्पीड रेल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल कनेक्टिविटी, बहुत सारे मुद्दों पर भारत सरकार और भारत के पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं। 5G से लेके 6G और क्लाउड और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने की बात यहाँ हो रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि निश्चित रूप से भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से AI, हमने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल इकोनॉमी के रूप में जो स्थापित करने का विश्व स्तर पर एक कदम बढ़ाया है, AI को एक टूल्स के रूप में भारत देख रहा है। हम AI इंजीनियरिंग में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके से हम एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, IMF का डेटा है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेड फ्लोज को मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत की जो चुनौती केवल कि AI का कंज्यूमर बनना नहीं है नवजोत जी, AI मॉडल्स, चिप्स, एप्लीकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोड्यूसर बनना है। आज आप देखिए जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जो हमारे यहाँ पेटेंट्स और कॉपीराइट्स
आ रहे हैं और बन रहे हैं, लगातार ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत विकास की राह पर चल पड़ा है। और एआई एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एआई हेल्थ केयर की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में एआई, बैंकिंग सेक्टर में एआई, गुड गवर्नेंस के लिए एआई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एआई, यानी कि री स्किलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, डिजिटल इनइक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न था कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि भाई गरीबी एक मुद्दा है, मैं मानता हूँ कि गरीबी एक मुद्दा है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, और अगर हम इनको देखें कि लक्ष्य जो साधा गया है वो $US 15,000 से 18,000 का है, जबकि डॉक्टर साहब जो एसोचैम जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो 20,000 से 21,000 का पर कैपिटा इनकम का देखता है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आगे चल करके पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव इकोनॉमिक ग्रोथ जो जब होगी तो आपने प्रोफेसर धीरेश सारी गुडी बातें की हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा इसको लेकर भी करना चाहेंगे कि चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे साहब भी हैं। रक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा चैलेंज है, और इसी के साथ साथ चर्चा हम डॉक्टर शर्मा से भी करेंगे कि चैलेंजेस अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कितने। लेकिन उससे पहले ब्रेक लूँ, उससे पहले ज़रा प्रतीक मैं आपके पास आना चाहूँगी। जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेनजी के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2047 भारत को विकसित भारत बनाने की, और आजकल हर तरफ जेनजी चल रहा है। आपकी नज़र में विकसित भारत कैसा हो, आपकी नज़र में आने वाले दिनों में, आने वाले 20 सालों में भारत को आप कहाँ देखते हैं, किसका क्या योगदान देखते हैं? और 2047 की जब बात करें, और आपने ये जो प्रश्न रख दिया ना कि जेनजी के कंधों पर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका ही चैनल देख रहा था, और चैनल पे देखते हुए एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें वो बच्ची कह रही थी कि हम लोग सोचते थे कि जो भारत है वो तो एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न से पीछे है, लेकिन हमारे जो एंशिएंट लोग हैं वो काफी ज्यादा मतलब कहा जा रहा है कि वो आगे की सोच रखते हैं, मॉडर्न सोच रखते हैं। जब इस चीज की बात हो रही है तो मैं कहीं ना कहीं ये बात आपसे नवजोत कहना चाहूंगा कि भारत को 2047 की बात सोचनी चाहिए। और जेनजी जो है ना, जेनजी का थॉट इस वक्त यही सबसे ज्यादा है कि वो हर चीज में लॉजिक देखता है। अगर हम देखें तो जो हमारे पुराने की जो हमारी जो पहले की पीढ़ियां हुआ करती थी वो हमें लॉजिक देकर के बहुत सारी चीजें समझाया करती थी। तो लॉजिक इज एवरीवेयर। एंड जहां तक बात करी आपने जेनजी की, तो जेनजी को इस वक्त एक अच्छे गाइड की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्या है ना, जेनजी को हम लोगों ने एक अलग ब्रैकेट में बंद करके ऐसा बिल्कुल कर दिया है कि जैसे लगता है कि जेनजी हमारे भारत से नहीं किसी और प्लैनेट से आया हुआ है, ऐसा लगता है। तो जेनजी को लेकर के हमको भी ये रखना है, क्योंकि भाई लाइक जब मिलेनियल थे या उससे पहले की जो जनरेशन थी, तो हम लोगों को सिर्फ बॉलीवुड दशकों के हिसाब से बटाए, जब भी बटाए कि 80 के दशक के हीरो हीरोइन, 90 के दशक के हीरो हीरोइन, या इनका जमाना रहा है। लेकिन भारत की युवाओं की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये जो जेनजी को आज हम जिस एज ग्रुप में कोट करते हैं, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो जिस वक्त हमारे भगत सिंह जी थे, तो भगत सिंह ने जिस वक्त हमारे देश की आजादी के लिए अपना एक जोश दिखाया, जिस वक्त हमारे आजाद हिंद फौज की बात जब होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे पांडे सर भी हमारे साथ में, तो ये सब अपने जो कहते नहीं, एक जो जवानी का एक जो उरूज होता है जिसपे हम बिल्कुल चरम पे होते हैं, तो उस वक्त जब हमारे अंदर सबसे ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है, जब हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है, जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर उस चीज की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आपने नवजोत बोला कि जेनजी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, वो कितना तैयार है, वो बहुत तैयार है, वो टेक्नोलॉजी से तैयार है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसको पढ़ने से, अभी आप देखेंगे बीच में थोड़े समय पहले किताबों को पढ़ना लोगों ने सडनली बंद कर दिया था, बट अगर मैं जेनजी की बातें करूं, मे भी हो सकता है वो हार्ड कॉपीज ना पढ़ रहा हूं, बट दे आर प्रमोटिंग इट ऑन किंडल, ठीक है, वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम उस जेनजी को जो हमने थोड़े दिनों पहले अभी सड़कों पर देखा था, या हमने देश की गरिमा को भंग करते हुए जिस जेनजी को देखा था, हमें उससे जेनजी को नहीं कोट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए जेनजी वो है जो नॉलेज को अपने बेस बना करके, पुराने लोगों को, पुराने एंशिएंट इंडिया के उसूलों को दिमाग में और दिल में रखते हुए कहीं ना कहीं 2047 की कल्पना, और कल्पना नहीं, इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बात चैलेंजेस की भी होगी, और उस चैलेंजेस से कैसे हम पार पाएंगे, सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। 80 बरस का भारत 2047 में कैसा होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विकसित भारत के लक्ष्य से आज हम कितने दूर हैं,
चैलेंजेस क्या हैं और कैसे उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है? खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। मैं चैलेंजेस की बात करूं, आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखिए, काफी हमारी चर्चा हुई है। आपने जेंजिस की बात की, काफी वक्ताओं ने जेंजिस की बात की। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जेंजिस में भारत नंबर 1 है। हमारे पास सबसे ज्यादा जेंजिस है। मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें मेरे को मालूम पड़ा कि भारत में लगभग, कोई एक अनुमान है, ये एग्जैक्ट डेटा तो शायद कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, तो 28% हमारे पास जेंजिस हैं, जो लगभग कोई 40 करोड़ से ऊपर बनते हैं। और फिर चाइना में जो है वो लगभग कोई 19% है, लगभग कोई 26-27 करोड़ के लगभग हैं वहां पे जेंजिस। और जो ब्राजील है उसमें 23% हैं, जो 5 करोड़ के आसपास है। और फिर अपने पास जो लगभग यूएस में भी 4-5 करोड़ के लगभग कोई जेंजिस हैं। तो भारत सबसे ऊपर है। भारत में जो जेंजिस हैं, जो आयु 14 से लेके 29 वर्ष के बीच में है, वो उसमें 40 से 45 करोड़ तक के जो हमारा युवा वर्ग है, तो वो है। तो अब ये डेटा हमें क्या बताता है कि भारत एक युवा शक्ति है। जैसे जो भी हम शक्तियों की बात करते हैं, जिसमें नारी शक्ति भी है और विश्व शक्ति की भी हम बात करते हैं, और ये हमारी जेनजी शक्ति है, जो बड़ी तादाद में 40 से 45 करोड़ के बीच में एक अनुमान है जो है हमारे पास। तो आगे का जो हमारा रास्ता है, जो हमारी रोड टू विकसित भारत है, वो ये हमारे जो जेंजिस हैं, जो हमारी ये युवा फोर्स है, ये तय करेगी कि कैसा हमें भारत चाहिए। हम उस टाइम पे, आज से 21-22 साल के बाद आप सोचिए कि हम तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। हमारी एज जो है वो लगभग, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो आई विल लगभग कोई 75 और समवेयर बिटवीन 77 इतने इस तक पहुंच जाएंगे। तो जेंजीज उस टाइम पे जो देश है उसको लीड कर रहे होंगे और वही एक रास्ता अख्तियार करेंगे। अब ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए, जो हमने नंबर्स की बात की है कि भारत एक 30 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी होगा, और मैंने बताया कि 34 का होगा, किसी ने बताया कि 45 का होगा या 40 का होगा, जो भी नंबर होगा 30 से लेके 45 के बीच में या 26 से लेके 45 के बीच में। तो इस नंबर का उन चेंजेस के लिए क्या मतलब है? उस युवा वर्ग के लिए जो भी ग्रो कर रहा है उसके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर फॉर देम। सेकंड, जो हमारा पर कैपिटा इनकम का भी अनुमान हम लगा रहे हैं कि 19,000 होगा, 18,000 होगा या 20,000 होगा, ये पर कैपिटा इनकम का भी उनके पास क्या महत्व है। और जो भी हम बात करते हैं, तो इन चीजों के संदर्भ में हमारा जो युवा वर्ग है, जो आगे बढ़ रहा है, जो एक लॉजिक के ऊपर आगे बढ़ रहा है, इन सब फिगर्स का उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए और क्या है, इसके ऊपर विचार करने की हमें जरूरत है। जो हमारा रास्ता है उसमें हमारा जो चेंजेस का सोच है, जो हमारा युवा वर्ग जो लगभग जो उसका अगर हम मीडियन एज देखें, जो 21-22 साल बनता है, वो क्या सोच रहा है कि उसको कैसा भारत चाहिए 2047 में। उसको पर कैपिटा इनकम ज्यादा चाहिए, या उसको सुविधाएं ज्यादा चाहिए, या उसको हेल्थ सिस्टम चाहिए, या उसको एजुकेशन, ये सब चीजें हमें उनको साथ में लेके चलना होगा। उनसे जान के फिर हमें अपना जो आगे का रोड है, जो आगे 20 वर्ष तक चलेगा, उस पर चलेंगे। डॉक्टर शर्मा एक सवाल। हाँ प्रोफेसर धीरेश, मैं आ रही हूँ एक सेकेंड आपके पास। डॉक्टर शर्मा ये बताइए, मैं सरल भाषा में अगर पूछूं, जेनजी तर्क के साथ बात करता है, सीधे तौर पर आज की तारीख में क्या बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्या नहीं है? जेनजी के पास रोजगार नहीं है, या फिर हम कहें कि उनके टैलेंट के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर? जी, मैं उसी के चीज ऊपर आ रहा था कि जो इनके चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है, जिसके लिए सीधे तौर पे हमें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री, एकेडमिया गवर्नमेंट के लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। इंडस्ट्री को कैसे युवा वर्ग चाहिए, उनको वो किस तरीके के टैलेंट को अपनी इंडस्ट्री में एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इनका कॉम्बिनेशन होना, इनका एक सुमेल होना, इनका एक सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। एक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन है, जो भी किताब है, जो जैसे आपने बताया कि वो लॉजिक पे चलते हैं, वो किताब को कम यूज करते हैं, वो
एक ही बहुत ही कम समय किंडल में को उसका ज्यादा यूज सोल्यूशन करते हैं निकाल अभी। देते हैं। हाँ, मिस्टर तो भारद्वाज उस बता तरीके रहे से थे। उनके जो थॉट्स हैं उनको हम आगे किस तरीके से जो भारत की सोच है उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री उनकी सोच का जो तेज गति से बढ़ रही है उसका लाभ उठा सकती है। ठीक है, प्रोफेसर धीरेश कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर शर्मा एक सेकंड आती हूँ। जो सोच का ग्रोथ है वो हमारे से कहीं ज्यादा है। ठीक है, प्रोफेसर धीरेश। नवजोत जी, बहुत ही व्यापक आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा कि भाई जेनजी जो जो अभी गुजर रहा है, जिस दौर से अनएम्प्लॉयड के जिस स्थिति से गुजर रहा है। देखिए, रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5% के आसपास है ना। और जो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो 6.6% के आसपास है। यानी कि जो जेनजीज के सामने जो चैलेंजेस है, ये सच बात है कि जो सरकार व पॉलिसी मेकर्स के सामने भी जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम कैसे रोजगार मुहैया कराएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आने वाले हैं, जो आपने चैलेंजेस की बात की, कि हम इस इंडस्ट्रीज की तरफ जा तो रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि हम एडवांस एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को कैसे कर पाएंगे, जिसमें हम कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग, जिसमें हम कहेंगे ड्रोन से हम लोग जो है ना ड्रोन फार्मिंग की बात हो रही है, एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग की तरफ बढ़कर के हम कैसे एग्रीकल्चरल की तरफ आएंगे, जैसे हम डिजिटल मार्केट प्लेस की बात करेंगे। ये फ्यूचर चैलेंजेस की बात है, फूड प्रोसेसिंग की बात है, कोल्ड चेन की बात है। तो चैलेंजेस हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार के पास जो रोड मैप अभी वर्तमान में जो दिखता है, जिसकी की कल्पना अर्नेस्ट एंड यंग्स ने भी की है, मूडीज ने भी की है, मैकिन्से की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन चैलेंजेस के साथ निश्चित रूप से ये सरकार निपट पाएगी और आने वाली सरकारें निपटेंगी। और हम पूर्णतः $30 ट्रिलियन तो मैम हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन 45 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिनको कि विश्व की सारी स्थितियां। देखिए, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं नवजोत जी, तो दो तरीके के चैलेंजेस हैं, एक तो एंडोजीनियस और एक एक्सोजीनियस। जैसा ने हमारे बीच में कहा कि भारत और यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, ईरान और यूएसए का जो फाइट होने से जो चल रहा है इजराइल के साथ में, उसका असर भारत के अंदर आ रहा है। हाँ। तो ये चैलेंजेस भी हमें देखने पड़ेंगे वर्तमान में कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारत कैसे बढ़ेगा, तो उन को भी ध्यान में रखा जाए। उस पर मैं एक बार डीके पांडे जी का रिएक्शन लूंगी। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। प्रतीक, दोनों हमारे जो वक्ता है जिस अपनी बात रख रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ती हूँ। मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा, मुझे लगता है नवजोत की जेनजी को लेकर के, जैसे सर ने बहुत सारे आंकड़े बताए, शर्मा सर ने एंड कुलशेष जी भी बहुत सही बात बोल रहे हैं, बट हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक अलग कैडर में रख देना, वो उससे ज्यादा बेटर चीज होगी कि उस व्यक्ति को सुनना। मतलब मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूं जब आपने बोला ना कि वो तर्क मांगता है। तर्क मांगने का मतलब ये नहीं कि वो दंड है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि उसको समझ नहीं है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें शक्ति नहीं है या वो अलग कैटेगरी में, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जेनजीज की वो कॉमन लेकर के जो उनकी ट्रोलिंग भी हुई है। बट मैं ये कहना चाहूंगा और बार बार ये बात कहना चाहूंगा, जेनजी के ऑब्जर्वेशन या हम उनके साथ काम करते हैं, व्हाट वी वांट, जब ये क्वेश्चन होता है, वी वांट क्लैरिटी, वी वांट कि हमको बिल्कुल अलग से ना रखा जाए, हमको किसी अलग कैडर में ना रखा जाए। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, सिंस आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जेनजीज जिन गानों पे भी रील बना रहे हैं, वो भी वो गाने जो पुराने किसी समय में मदन मोहन साहब का जो संगीत है, या अगर आप देखेंगे जो गाने भी थे, मेरा दिल है पुकारे आजा, या जो ऐसे सॉन्ग्स किसी वक्त में हमारे नाना जी वगैरह सुना करते थे, हम उन गाने का रिक्रिएट वर्जन कर रहे हैं। तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एज एन आर्टिस्ट इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है, हाँ। तो यह कहीं ना कहीं किस तरीके से वी जस्ट वांट लॉजिक, एंड लॉजिक के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लैरिटी एंड द क्लियर गाइडेंस की भाई आप हमारा हाथ थामो और हमारा हाथ थाम करके हमको एक रास्ता दिखाओ। 2047 की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, हम उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें आपका ट्रोलिंग नहीं चाहिए, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, अब मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम 2026-27 के भारत के रक्षा बजट की बात करें तो 7.85 लाख करोड़ है, यानी सरकार के हर 100 रुपए में तकरीबन 14 रुपए जो है हमारे रक्षा बजट पर खर्च हो रहे हैं। सर, इसी आंकड़े को लेकर मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि एआई पर आपने कहा कि ज्यादा फोकस की जरूरत है। चैलेंज हमारे लिए, देखिए अभी तक जो सर सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते आ रहे थे हिमालय की तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, अब तो समुद्र के रास्ते से भी बहुत बड़े चैलेंजेस भारत के पास हैं। और ऐसे में भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना, अपनी तकनीक को इस हिसाब से तैयार करना कि हम
इनका मुकाबला कर सके? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर? बहुत ही आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि जन जी पे बात हो रही थी, मैं उसके बाद में आऊंगा। ये इंडियन ओशन रीजन एक हमारे लिए निश्चित रूप से एक उस जहाँ पर जो थ्रेट परसेप्शन है भारत के लिए, वो उसमें काफी बदलाव आ रहा है। और नेवी के लिए जरूरत जो असेसमेंट किया गया है कि हम, और ये उम्मीद है कि 2047 तक हम 4 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स तैयार कर लेंगे और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो जहां तक बात है कि हमारे ओशन रीजन की, तो वहां पर हम उम्मीद है कि हमारे पर्याप्त जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो बजट का है, फाइनेंसेस का इशू रहेगा, वो देखना होगा कि किस प्रकार से हम इसको फेज मैनर में आगे बढ़ाएं और एक ऐसी तकनीक का उपयोग करें। क्योंकि देखिए, हम भारत में जब क्रिएट करते हैं तो उसकी लागत बहुत कम आती है, और वही चीज हम जब बाहर बनाते हैं तो उसकी कीमत जो है 10 या 15 गुना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वदेशी पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बातें आगे बढ़ती जाएंगी। महत्वपूर्ण ये है कि आपका जो थ्रेट परसेप्शन है समय के साथ चेंज हो रहा है, और साथ साथ जो जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट है, जबकि हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वजह से और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से भारत के जो अर्थव्यवस्था उस पर जो है कुठाराघात हुआ है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे हिसाब से 2047 में जितने भी आंकड़े बात हो रही है, 30 ट्रिलियन और 40 ट्रिलियन या जो भी आंकड़ा आता है, वो हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एनी डेवलपमेंट कंट्री, कोई भी जो देश विकसित हो रहा हो, ऊर्जा की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कोई, इसको हमें ध्यान देना ही होगा। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हालांकि मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जो हमारा पहले हम सीमित थे 4 या 5 स्रोत पर ऑयल के लिए और बाकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अभी हमने उसको लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है स्रोतों को टैप किया है। तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। निश्चित रूप से हमें उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम एक जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चलें। हमने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के लिए देखा, हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट को देखा, न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट हमारी जो है, जो नेवल रिक्वायरमेंट और आर्मी के जो टैंक्स हैं, उनको सबको हम एसेस करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि 2037 तक जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी। रुकावटें जो हैं, जो टेक्निकल डेवलपमेंट होने हैं, अब जेन जी का रोल जहां जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता था, जेन जी अगर आपको ज्ञान है, जेन जी देखिए पिछले 6 महीने से जेन जी के जो है वो नेपाल में और जब बांग्लादेश में जो चीजें बढ़ी तो उसके बाद से जेन जी का जो है ये लफ्ज जो है न्यूज में आए। उसके पहले जेन जी कौन है हम सब बराबर मानते थे, बच्चे हमारे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑल 3 लेवल्स में पढ़ा चुका हूं, और मैंने हर बच्चों को करीब से समझने की कोशिश की, और उनको मैंने ये बताया कि आपको देखना होगा कि आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा ज्ञान का जो स्रोत है वो व्हाट्सएप या कोई टेलर्ड, या कहा जाए कि कोई किसी ने उसको बना रखा होगा कि ये यही सूचना देनी है। मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाना है और इन डेप्थ जाना है। बुक्स पढ़नी ही होंगी आपको, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, या हमारा महाकाव्य हो या महाग्रंथ हो, उनको आपको देखना होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति की आवश्यकता हुई आपको समझनी पड़ेगी। हमारे देश में क्या भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, क्या हमें चुनौतियां मिली हैं इतिहास में, वो दोबारा हमको अगर मिलती तो हम क्या करेंगे। क्योंकि समय बदल रहा है, एआई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो एक नई चुनौती के रूप में आ रही हैं। तो जेन जी के पास समय कहाँ है कि वो दूसरी चीजों में अपना वक्त जाया करे। उसको ज्ञान और ज्ञान के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अर्जुन की तरह अगर मछली की आंख नहीं देखेंगे तो शायद अपने लक्ष्य को नहीं कर पाएंगे। एक और मैं प्रश्न यहाँ पर उठाना चाहूंगा कि सब्सिडी जिसकी बात की जा रही है, सब्सिडी हमारे जो जीडीपी का लगभग 1.25 से 1.5% के बीच में हिस्सा खा लेती है। अगर वो हम उसको देखें किस प्रकार से उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें, तो वो जो एक लगभग 4.25 लाख करोड़ का जो पूंजी है वो हमको विकसित कार्यों में करने के उपयोग होगी। जरूरत है हमें हेल्थ के जो केयर के ऊपर ध्यान देने की, वो आम लोगों तक कैसे वो हेल्थ सुविधाएं पहुंचे। जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दिया जा रहा है निश्चित रूप से, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगर 2 चीजों पर ध्यान दिया गया तो शायद हमारा जेन जी या दूसरे और सभी लोगों को इसका लाभ होगा और भारत बहुत तेजी से और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। एक बार जल्दी से जिस सब्सिडीज की बात की प्रोफेसर धीरेश, इस पर एक कमेंट आपका। मैं सवाल करना चाह रही थी, अब क्योंकि समय की कमी है तो संक्षेप में, क्योंकि डॉक्टर शर्मा से भी इसका जवाब लेना है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को चाइना की तरह से हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे बाद स्वतंत्र हुआ और कितना विकसित हो चुका है। देखिए, फेसबुक के जो यूजर है, मैं एक अलग विषय पे बात कर रहा हूं और हृदय से इस बात को रख रहा हूं, 390 मिलियन यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के 553 मिलियन, यानी कि
यूएस से लगभग 2 गुना ज्यादा और 3 गुना ज्यादा। हमें अपना कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट विदेशों में ना जाए और हम अपने इकोनॉमी को बचा के रख सकें। दिस इज द मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसपे हमें पहला पॉइंट। हाँ, जल्दी से सर, वक्त की कमी, एक बार डॉक्टर शर्मा से भी आंसर लेना है। जी, सब्सिडी के लिए जरूरी ये है कि फ्रीबीज को ना दिया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में फ्रीबीज इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, एक लास्ट कमेंट इस पे सर, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर्स का जिक्र कर दीजिए। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रूशल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। एजुकेशन हमारा भविष्य को बताती है और हेल्थ हमारा सेहत कैसा रहेगा उसको, ये दोनों चीजों से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इनके ऊपर विशेष तौर पे एक सरकार की जो एक एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए जो इन सेक्टर्स के बारे में सीधे तौर पे जो देश के जाने परमाने और साथ में जो युवा वर्ग है उनको लेके उनके ऊपर क्या विचारधारा हो आने वाले 20 वर्षों के लिए, 21 वर्षों के लिए, उसके ऊपर एक रोड मैप तय होना चाहिए कि कैसे हम आगे विकसित भारत तक इन दोनों सेक्टर्स को प्रफुल्लित करेंगे। उसमें एक जो युवा सोच उसमें एंटर करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपने अपने विचार रखे। कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, कैसे 2047 तक हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, जानने की कोशिश की तमाम खास मेहमानों से।